इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बड़ा सा महल जो कि निकोलस फैमिली का होता है। ललित अपने आँखों को मसलते हुए बाहर आती है और देखती है उसके मॉम को जो कि ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। मेला पूछती है, क्या तुम बीमार हो? तुम इतने थकी थकी क्यों दिख रही हो? ललित कहती है, रात को मैं ठीक से नहीं सो पाई, इसीलिए थोड़ी थकी थकी दिख रही हूँ, बाकी सब ठीक है। पूरी रात तो ये सोचने में निकल गया मैं कैसे कार्लस से आगे बात करूँ। मेला ब्रेड में जैम लगाते हुए कहती है, कल रात को जो तुमने कही थी ग्रैंडफादर को देखने के लिए, ये बात मैं तुम्हारे डैड से डिस्कस कर ली। उन्होंने कहा ठीक है हम जा सकते हैं और वहाँ जाने में पूरे 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ग्रैंडपा को देखने की इतना जल्दी है तो हम कल ही निकल जाएंगे यहाँ से। निकोला हंसते हुए कहती है, क्या सच में कल ही हम निकलने वाले हैं? महीनों बीत गया ग्रैंडपा से मिले हुए। मेला कहती है, हाँ तभी तो हम कल ही निकलने वाले हैं। आगे वो कहती है, तुम्हारे अंकल किसी मैसेंजर को भेजे थे किसी रूमर के बारे में पता करने के लिए। ललित, तुमने रूमर कहाँ से सुनी? मॉम, मैं ये रूमर पिछले हफ्ते गैदरिंग में सुनी थी। आपको तो पता है जंगल में लगे आग की तरह रूमर एकदम से ही फैल जाता है, लेकिन क्या हो अगर ये रूमर सच निकला तो? मेला कहती है, तुम भी ना इन सब रूमर के ऊपर इतना ध्यान मत दिया करो। ललित कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है अंकल हमसे कुछ छुपा रहे हो, इसीलिए तो उन्होंने मैसेंजर भेज के ये बात को कंफर्म करने के लिए कोशिश की है। मेला शॉक हो जाती है और गुस्से से ब्रेड को प्लेट पर पटकती है और कहती है, सुनो तुम्हारे अंकल ऐसा नहीं है और वो भी तुम्हारे ग्रैंडपा के हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो क्या हम अब ये टॉपिक यहीं खत्म करें? ललित मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हमें इन सब रूमर को ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मॉम ग्रैंडपा तो वहाँ अकेले ही होंगे, क्यों न हम उन्हें अपने जगह पर बुला ले? मेला कहती है, हम तो इस बारे में डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन ग्रैंडपा अपने महल नहीं छोड़कर आना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर ग्रैंडमा का मेमोरीज भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता ग्रैंडपा यहाँ पर आएंगे। ललित ब्रेड खाते हुए कहती है, आप इसके बारे में टेंशन ना ले, मुझे पता है ग्रैंडपा को कैसे मनाना है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़ा सा बंगला जहाँ के गार्डन में ढेर सारा फूल खिले हुए थे। ललित खुशी के मारे दौड़ते हुए जाती है, ग्रैंडपा देखो मैं आ गई। पीछे से उसके मॉम कहती है, ललित धीरे जाओ तुम गिर सकती हो। ललित जैसे ही गेट को ओपन करके अंदर जाती है और कहती है, ग्रैंडपा देखो मैं आ गई। मैं ललित तभी वो नोटिस करती है चेयर पर बैठे उनके ग्रैंडपा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। वे उनके बगल में जाके कहती है, ग्रैंडपा आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? आगे वो कहती है, क्या आप फिर से सो गए? लेकिन उनका जवाब ना देने के कारण वो थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है, ग्रैंडपा प्लीज आप अपने आँखों को खोलिए। ललित अपने मन में सोचने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास्ट लाइफ में तो इस टाइम पर ग्रैंडपा सही सलामत थे। ग्रैंडपा को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। मेला पूछती है डॉक्टर से कि अभी इनका हाल कैसा है। डॉक्टर रिप्लाई बोलता है, इनका सिम्टम से ये पता चलता है कि इन्हें कोई पॉइजन दिया है, लेकिन इसमें भी चौंका देने वाली बात ये है कि ये जो पॉइजन है, ये पॉइजन तो किसी को भी 30 मिनट के अंदर ही मार डालता, लेकिन इनके बॉडी लगता है एंटीबॉडीज अपने आप बनाना चालू कर दिया है, इसलिए फिलहाल इनका जान तो एकदम से ही डेंजर में नहीं आएगा। ललित शॉक हो जाती है और कहती है, क्या एंटीबॉडीज? यानी ग्रैंडपा को कोई पहले से स्मॉल क्वांटिटी में पॉइजन देते जा रहा था, जिसके कारण इनके बॉडी अपने आप एंटीडोट बनाना चालू कर दिया है। मेला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। डॉक्टर कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। ललित ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपने मन में सोचती है, ये सब अंकल विलियम का काम होगा। वे अपने षड्यंत्र को छुपाने के लिए एकदम से ही जल्दी जल्दी काम करना चालू कर दिए। मेला पूछती है, क्या इन्हें बचाया जा सकता है? मैं आपको मुंह बोली कीमत देने की तैयार हूँ। डॉक्टर कहता है, इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए व्हाइट क्रो का बिल्स चाहिए, जो कि एक रेयर इंग्रेडिएंट्स है। अगर हम इन्हें 2 दिन के अंदर
खोज सकते हैं तो मैं इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर आप सब तैयारी कर लीजिए इनके अंतिम दर्शन के लिए। मेला पूछती है क्या व्हाइट क्रो सच में होते हैं? डॉक्टर कहता है हाँ, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। हमारे बगल वाले राज्य अटलांड में इन्हें देखा जाता है। मेला कहती है हम उन्हें कहाँ से कीन सकते हैं? डॉक्टर अपने सर को घुमाते हुए कहता है नहीं, हम इन्हें कोई भी मार्केट से नहीं कीन सकते हैं। इन्हें ढूंढने का बस एक ही तरीका है। डॉक्टर अपने शब्द को पूरा करता इतने में ही ललित कहती है मॉम, मुझे मालूम है ये कहाँ मिलेगा, मुझे जल्दी जाना है। इतना कहते ही वे अपने चैरियट के पास आती है। मेला उसके पीछे पीछे आती है और कहती है ललित तुम कहाँ जाने वाली हो? ललित अपने चैरियट पे बैठती है और कहती है मुझे जल्दी से पैलेस लेके चलो। आगे हम देखते हैं चैरियट को बहुत ही तेजी से लेके जाता है। ललित अपने मन में कार्ल्स के बारे में सोच रही थी और सोचती है अब वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारा कर्ज चुकाने का। सीन कट होता है और हम देखते हैं कार्ल को जो कि अपने राजमहल में बैठकर किताबें पढ़ रहा था। तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है प्रिंस थर्ड की जय हो। आपसे मिलने के लिए कोई गेस्ट आया जो कह रहा है आपसे मिलना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वे बाहर आपके लिए वेट कर रहे हैं। कर्ल कहता है मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम कह दो कि वो चला जाए। इतने में उस सर्वेंट के पीछे प्रिंसेस सोफिया आ जाती है। इसे देखकर कर्ल कहता है सिस्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो क्या तुम मुझे किसी काम में मदद कर सकते हो? कर्ल पूछता है कौन सा काम? सोफिया कहती है पापा आज के शाम एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और वे चाहते हैं इस राज्य में जितना भी नोबल लेडीज है उन सबको यहाँ बुलाया जाए, किंतु मुझे पता नहीं मैं इस पार्टी को कैसे प्रिपेयर करूं। कर्ल अपने बुक को टेबल पे रखता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ललित को जो कि गेट की ओर बहुत उम्मीद लिए देख रही होती है। मैं पूरी रात बिना रेस्ट लिए ट्रैवल कर यहाँ आई हूँ, प्लीज तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाओ। तभी हम देखते हैं उसी सर्वेंट को जो कि बाहर आता है और कहता है माफ कीजिए, प्रिंस थर्ड आपसे मिलने के इच्छा में नहीं है। और आगे कहता है प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। इसे सुनकर ललित उदास हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये कितना बुरा इंसान है जो घर आए मेहमान को भी ये जाने के लिए कहता है, लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ लिए नहीं जा सकती। सीन कट होता है और हम देखते हैं कर्ल को और प्रिंसेस सोफिया को जो कि टी पार्टी अरेंजमेंट कर चुके होते हैं। सोफिया कहती है ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे उम्मीद है यहाँ आने वाले सभी गेस्ट इसे पसंद करेंगे। आगे सोफिया कहती है जब तुम इतना मेहनत किए हो इस पार्टी को अरेंज करने में तो क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो इस टी पार्टी में, और तुम्हारे भाई भी इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आएंगे। कर्ल कहता है नहीं, मैं नहीं आना चाहता, ये तुम्हारा पार्टी है, तुम इसे होस्ट करो। इस जवाब से सोफिया थोड़ा हैरान हो जाती है। कर्ल मुस्कुरा हुए कहता है ये टी पार्टी मेरे भाइयों को एक अच्छा जीवन साथी खोजने के लिए रखा गया है और पिताजी नहीं चाहते हैं मुझे इस पार्टी में इनवाइट करने के लिए, लेकिन तुम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाकर मुझे इस पार्टी में बुला तो ली प्रिपरेशन के बहाने, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। आगे वो कहता है यहाँ रहने से मुझे कोई भी फायदा होने वाला है नहीं। सोफिया एक लंबी सांस लेती है और कहती है तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं, तुम बचपन से ही बहुत ही ज्यादा होशियार थे। आगे सोफिया कहती है लेकिन किसे पता तुम्हें यहाँ कोई ना कोई पसंद आ जाए, मैं इस बारे में पापा से बात कर लूंगी। आगे कर्ल हंसते हुए कहता है मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, तो क्यों एक इनोसेंट लड़की को विधवा बनाने में आप लोग पड़े हो? आप लोग इसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा हो, मैं ठीक हूँ। प्रिंसेस सोफिया गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ये सब कैसे कह सकते हो? अगर तुम मैरिज कर लोगे और तुम्हारी भी फैमिली हो जाएगा तो शायद तुम उनके देखभाल से अच्छे भी तो हो सकते हो। इस शब्द को सुनकर कर्ल सीधा ललित के बारे में सोचने लगता है और कहता है पता नहीं मैं क्यों उसके बारे में सोचने लगा। आगे वो पूछता है सिस्टर क्या लेडी निकोला भी इस पार्टी को अटेंड करने वाली है? सोफिया कहती है मैंने तो उसे इनविटेशन भेजा था कुछ दिन पहले,
लेकिन वे अपने मॉम के साथ एक बड़ी ट्रिप में गई हुई है, तो वो तो यहाँ नहीं आने वाली। कर्ल कहता अच्छा। तभी सोफिया पूछती है क्यों, क्या हुआ, तुम उसे लाइक करते हो? कर्ल कहता नहीं, ऐसा नहीं है। आगे सोफिया बताती है तुम उसके करीब ज्यादा मत होना क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है सेकेंड सन ऑफ काउंट बैलेस से। कर्ल कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता था, वैसे भी मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। आगे वो अपने मन में सोचता है ये बस एक कोइंसिडेंट था जो कि मेरे जैसा ही पेन कैरी कर रहा है। मैं इस तरह की किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के अंदर नहीं पड़ना चाहता। और वे अपने मॉम की तरफ देखता है और कहता है नहीं, ऐसा कभी नहीं, मैं अपने मॉम के पद चिन्हों पे नहीं चलूंगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ढेर सारा लेडीज को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच एक लड़की कहती है लेडी एलिना, आपका नेकलेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये जरूर बहुत ही महंगा होगा, मुझे भी आपके जैसा ही एक नेकलेस चाहिए। एलिना कहती है ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिए हैं, इसलिए मुझे इसका प्राइस तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये सस्ता भी नहीं है। कुछ लेडी शॉक हो जाती हैं और कहती हैं आपके ग्रैंडपा ने इसे दिए हैं, आप जरूर अपने ग्रैंडपा के लाडली होंगी, मुझे आपसे जलन होने लगा। तभी एलिना हंसते हुए कहती है अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें दे सकती हूँ। इतने में हम देखते हैं प्रिंसेस सोफिया और कर्ल को जो कि पार्टी हॉल में आ रहे थे। वहाँ पर जितने भी लेडीज थे सब खड़े होकर प्रिंस और प्रिंसेस को ग्रीट करने लगे। सोफिया कहती है प्लीज आप सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। उम्मीद है आपको इस पार्टी में एंजॉयमेंट का कोई कमी नहीं होगा। सोफिया धीरे से कर्ल को कहती है अगर तुम्हें इनमें से कोई भी पसंद आ जाए तो मुझे तुम बता दो, मैं बाकी काम देख लूंगी, ठीक है ना? लेकिन कर्ल तो ललित को खोज रहा था और वह अपने मन में सोच रहा था कि वो नहीं आई यहाँ, और वह कहता है अब मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी ये मेरे टाइप का पार्टी भी नहीं है। और वह अपने मन में सोच रहा था यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब न सब शो ऑफ करने के लिए ही आए हैं। सोफिया थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है कर्ल मुझे माफ करना, मैं दोबारा से ये सवाल नहीं करूंगी तुमसे, लेकिन क्या तुम कुछ देर और यहाँ रुक सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बाकी भाइयों के सामने मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती। कर्ल सोफिया को देखता और कहता है ठीक है। सोफिया कहती है धन्यवाद यहाँ रुकने के लिए, अभी मुझे जाना होगा रिफ्रेशमेंट देखने के लिए कि वो प्रिपेयर हो गया है या नहीं, कुछ देर के लिए तुम यहीं रुको। कर्ल अपने मन में सोचता है फिर से चली गई मुझे अकेला छोड़कर। इतने में हम देखते हैं एलिना को जो कि कर्ल की ओर जा रहे थे। तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एलिना थर्ड प्रिंस को ग्रीट करती है। एलिना बाकी वहाँ खड़ी हुई लड़की से पूछती है तुम क्यों थर्ड प्रिंस को ग्रीट नहीं की? तभी वो लड़की कहती है हम क्यों उन्हें ग्रीट करें, वैसे भी वो एक बर्डन है इस राज्य के ऊपर। दूसरी कहती है तुम भी थोड़ा केयरफुल रहना, अगर तुम इस राजकुमार से प्रेम कर बैठे तो तुम्हारा लाइफ तो खराब हो जाएगा। एलिना एक छोटा स्माइल देती है और अपने मन में सोचती है जितना मैं सोची थी उससे ही बेकार इनका ओपिनियन है, और कहती है थैंक यू मुझे पहले ही वार्न कर देने के लिए। कर्ल ये सब सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।